चकाई बिहार झारखंड की सीमा पर एक बेहद खूबसूरत स्टेशन है। सूरज की रोशनी बादलों के पीछे लुका छिपी खेल रही है। घड़ी का बड़ा कांटा और छोटा कांटा दोनों 5 के घेरे में हैं। सूरज अभी तक नहीं जागा, मगर प्रकृति खिलखिला रही है। इसी बीच स्टेशन के बेंच के नीचे 2 कुत्ते के पिल्ले दुबक कर सो रहे थे। स्टेशन की चाय की दुकान पर केतली में पानी उबलने लगा। कुछ देर पहले हुई बारिश ने आसपास का वातावरण साफ कर दिया था और अब धीरे धीरे सब कुछ और भी निर्मल होता जा रहा था। मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे अब भी पिछली रात के सपने पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल लौट कर आ रहा था, आखिर मैंने वह सब देखा ही क्यों, और क्यों सिर्फ मैं ही उसका गवाह बना। इन सवालों का जवाब अब तक मेरे पास नहीं था। धीरे धीरे मैं अपने स्टेशन हाउस से बाहर निकला और चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मोहन ने मुस्कुराकर मुझसे कुछ पूछा। साहब, आप रोज इस स्टेशन पर रात देर तक क्यों जगे रहते हैं? कल भी देख रहा था, अकेले घूम रहे थे। क्या कुछ देखा था आपने? पहले तो मैं थोड़ा झिझक गया, लेकिन फिर संभलकर हल्के से जवाब दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही काम की वजह से। मोहन कुछ देर तक मुझे आश्चर्य भरी नजरों से देखता रहा। फिर उसने अपने पीले दांत दिखाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, झूठ मत बोलिए, यहां कोई भी मुसाफिर रात भर नहीं रुकता। गाड़ियां तो रुकती हैं, पर डिब्बे खाली ही आगे बढ़ जाते हैं। लोग कसम खाते हैं कि यहां एक औरत दिखती है। कैसी औरत? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने यह बात काफी झटक के एक साथ कही। मोहन थोड़ा हैरान हुआ और फिर बोला, वही औरत साहब, जो रात को छांव की तरह प्लेटफॉर्म पर घूमती है। कहते हैं कि जो भी उसकी आंखों में आंख डाल लेता है, सुबह तक जिंदा नहीं बचता। मैंने चाय का कुल्हड़ वहीं फेंक दिया। बस करो ये सब, मुझे डराने की कोशिश मत करो, ये सब अफवाहें हैं। यह कहकर वह बिना सिर हिलाए स्टेशन की ओर चल पड़ा। मैंने अपना सिर घुमाकर चारों तरफ देखा। ऐसा लगा मानो प्रकृति खिलखिला रही हो। चारों ओर हरियाली फैली थी और एक अनजानी सी खूबसूरत खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई थी। उसी खुशबू से पूरा स्टेशन महक रहा था। मैं चमेली के फूलों के पेड़ के पास खड़ा था। जमीन सफेद और नारंगी फूलों से ढकी हुई थी और उनकी खुशबू मुझे भीतर तक सुकून दे रही थी। तभी पीछे से मोहन की आवाज आई। वह गुनगुनाते हुए गीत सा गाकर बोल रहा था, कब आएगा वो दिन मेरे सपनों का, कब होगा मिलन मेरी जान का, राहों में इंतजार दिल बेचैन है, तेरे बिना ये सफर बस वीरान है। कब आएगा वो दिन मेरी चाहत का, कब होगा मिलन मेरी राहत का। मैंने मन ही मन सोचा, क्यों ना वापस जाकर मोहन के पास बैठूं और उसे गाते हुए सुनूं। लेकिन तभी अचानक मुझे कोई काम याद आ गया और मैं स्टेशन के कमरे में जाकर बैठ गया। काम करने के लिए अभी बैठा ही था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। पूरा स्टेशन का इलाका बादलों से घिर गया था। हवा जरा सी भी नहीं चल रही थी। मेरी नजर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बाहर सामने वाले जंगल पर पड़ी, मानो वहां से कोई मुझे घूर रहा हो। जब भी मेरी निगाहें काश फूलों पर ठहरती हैं, मुझे हमेशा दुर्गा पूजा की याद आ जाती है। मैंने मन ही मन सोचा, जब मेरे बॉस वापस आएंगे तो मैं अपना सारा काम निपटाकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर वापस जाऊंगा। पहली बार मैं घर से इतनी दूर हूं। जिंदगी किसी अनजान जगह पर ठहर सी गई है। लेकिन कल रात की घटना ने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी मेरी नजर घड़ी पर गई।
घड़ी बता रही थी कि 10 मिनट में एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। मैं अपने कमरे से निकलकर स्टेशन की ओर बढ़ ही रहा था कि पीछे से नत्थूलाल ने आवाज दी। साहब, बड़ी बुरी खबर है। आज कोई ट्रेन यहां नहीं आएगी। रास्ते में हादसा हो गया है। पटरी के नीचे कुछ जानवर आकर कट गए थे। गाड़ी अचानक रुक गई और अब भीड़ जमा है। अफसर लोग जांच कर रहे हैं। जानवर पटरी के नीचे? ये कैसे हुआ? इतने बड़े हादसे का कोई तो कारण होगा ना? यही तो कोई समझ नहीं पा रहा साहब। वो जानवर अचानक वहां कैसे पहुंच गए? किसी ने देखा तक नहीं। बस सब कहते हैं कि मानो झुंड के झुंड पटरी पर कूद पड़े हों। जब तक ड्राइवर समझ पाता, देर हो चुकी थी। सुबह के 7 बजे थे और उसी वक्त एक बुरी खबर सुनकर मन अचानक उदास हो गया। मैं स्टेशन के बेंच पर चुपचाप बैठकर पढ़ रहा था कि नत्थूलाल फिर से मेरे पास आया और बोला, साहब, अब आज कोई भी ट्रेन नहीं आने वाली। आपका घर चले जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। कल रात की थकान और चिंता ने मेरे चेहरे और आंखों पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। नत्थूलाल की बातों पर सहमति जताते हुए मैंने स्टेशन हाउस से अपना बैग उठाया और घर की ओर चल पड़ा। मेरा कमरा यहां से 2 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से इतनी दूर कमरा बनाने का कारण मुझे आज तक समझ नहीं आया, और सच कहूं तो मैंने यह जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। इस नई नौकरी में आए मुझे बस कुछ ही महीने हुए हैं और काम के दबाव ने मुझे इस जगह को अच्छे से जानने का मौका भी नहीं मिला। मेरे बॉस 15 दिनों की छुट्टी पर अपने घर गए हुए थे और इस खाली स्टेशन पर बस नत्थूलाल और मैं ही रह गए थे। अपने कमरे पर आकर मैंने हाथ मुंह धोए, अच्छे से खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गया। नींद भले गहरी थी, लेकिन मन के किसी कोने में अनकहे सवाल अब भी जागते रहे और खामोशी जैसे हर दीवार से टकराकर लौट रही थी। नींद में मैंने वही भयानक सपना फिर से देखा। एक ट्रेन तेज रफ्तार से सीधे मेरी ओर आ रही थी और मैं वहीं जड़ होकर खड़ा था, जैसे मेरे पैरों ने जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया हो। ऐसा लगा मानो मौत अपनी बाहों में मुझे कस कर खींच रही हो। अगले ही पल मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े होकर रेल की पटरियों पर बिखरा पड़ा था। डर के मारे मेरी आंखें खुल गईं और मैं हांफते हुए बिस्तर पर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे सीने को तोड़कर बाहर आ जाना चाहती हूं, और कमरे की सन्नाटेदार खामोशी उस डर को और गहरा कर रही थी। वहीं दूर दूर पर कुछ घर थे। उन घरों से पूजा की घंटियों की आवाज आ रही थी। खिड़की के बाहर आसमान का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था। जब मैंने ध्यान से बाहर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्वार्टर के बाहर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है और मेरी ओर घूर रहा है। दोबारा झांका तो पेड़ के नीचे उस स्थान पर कोई नहीं था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं बाथरूम से वापस आया तो मेरा नौकर हरिया चाय के पानी उबाल रहा था। उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने उससे पूछा, हरिया, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ी चाय दिला दो। उसने कुछ भी नहीं सुना। मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मैंने फिर वही बात दोहराई। तब हरिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और भारी आवाज में बोला, साहब, ये आप क्यों नहीं समझते? मैंने कितनी बार कहा है कि रात को इस स्टेशन पर रुकना ठीक नहीं है। यहाँ कोई आम जगह नहीं है। रात में एक औरत की आत्मा घूमती है। जिसने यहाँ कदम रखा वही देख चुका। आप क्यों रुकते हैं यहाँ रात में?
जबकि मैंने बार बार चेताया है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन कल रात जो हुआ मैं समझ नहीं पा रहा था। अब सुनिए साहब, मैं वही कहानी बताऊंगा जो हर किसी के कानों में सन्नाटा भर देती है। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मीरा, जिसे लोग दीदी कहते थे, का दिल बचपन से अर्जुन के प्यार में था। मगर गांव वालों ने उसकी शादी जबरन वीरेंद्र सिंह से करा दी। जब वीरेंद्र को पता चला कि मीरा का दिल किसी और के साथ है, उसने अपने आदमी भूरा, कल्लू और बजरंग भेजकर अर्जुन को बेरहमी से पिटवाया। मीरा ने अपने पति को खाने में जहर मिला दिया और उसे मार डाला। गांव वाले गुस्से में आए और अर्जुन को भी मार डाला। मीरा भागी और ट्रेन की पटरियों पर आ गई, जहां ट्रेन ने उसे कुचल दिया। तभी से उसकी आत्मा स्टेशन और पटरी के पास भटकती है। यही कारण है कि यहां रात में रुकना खतरनाक है। जो भी यहां ठहरता है, उसकी आंखों के सामने वही डरावनी परछाई आती है। रात करीब 10 बजे मैं खाना खाकर स्टेशन के लिए निकला। हरिया की कहानी सुनते सुनते काफी रात हो गई थी और स्टेशन पहुंचते पहुंचते लगभग 11:30 बज चुके थे। 11:30 पर यात्री ट्रेन निकल जाएगी और उसके बाद नथुलाल भी घर लौट जाएगा। आज मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे बुलाए, मैं अपने ऑफिस रूम से बाहर नहीं निकलूंगा। गांव वालों के भ्रम हो या फिर मेरी नींद के डरावने सपने, ये सब मेरे लिए अब भयानक साए की तरह हो गए थे। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और लगता था मानो उसकी बूंदों में कोई अनजाना रहस्य छिपा हो। रेल की पटरियों पर पानी बहकर चमक रहा था और हर बिजली की कड़क के साथ दिल में एक अनकहा डर और गहरा होता जा रहा था। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं और उनकी नमी खिड़की के अंदर तक फैल रही थी। कमरे के कोने में चौखट से पानी टपककर फर्श पर बह रहा था। नथुलाल भी घर लौट चुका था और मैं अकेला अखबार पढ़ने में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरे मन में सवाल उठा, इतनी रात को आखिर कौन आया होगा? मैं अपने दिल को मजबूत करके चुपचाप बैठ गया, लेकिन फिर वही दस्तक और ज्यादा जोर से गूंजी। मैंने गहरी सांस लेकर भारी आवाज में कहा, कौन है वहां? मुझे जवाब दो, दरवाजे को इतनी जोर जोर से क्यों पीट रहे हो? कमरे की खामोशी उस आवाज को जैसे कई गुना बढ़ाकर लौटा रही थी और दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वही खटखटाने की आवाज गूंजी। मैंने खिड़की के बाहर झांका, पर वहां कोई नजर नहीं आया। बारिश अब कुछ कम हो गई थी, मगर बीच बीच में आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी बिजली की चमक में अचानक मेरी नजर स्टेशन पर पेड़ के नीचे एक आकृति पर पड़ी। मैं उसे बड़े ध्यान से देख रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि वह एक मर्द है या औरत। आखिर पेड़ के नीचे, वो भी इस बारिश में, कौन खड़ा हो सकता है? जिज्ञासा और डर के बीच मैं अपने कमरे से बाहर निकला और थोड़ा आगे बढ़ा। तभी मेरी सांसें थम सी गईं। वहां लाल साड़ी में एक खूबसूरत जवान औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा पीली सी थी और कमर तक लंबे खुले बाल बारिश से भीगकर उसकी पीठ से चिपक रहे थे। वह औरत धीरे धीरे अपनी कमर मटकाते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी हर कदम के साथ वातावरण में एक अजीब सी ठंडक घुल रही थी और मुझे लगा मानो जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी
और किसी अनजान फूल की खुशबू हवा में तैरकर मेरी ओर आ रही थी। मैं हिलने डुलने की क्षमता खो चुका था। तभी मैंने उसकी आवाज सुनी। वह धीमे मदहोश कर देने वाले लहजे में कुछ कह रही थी। उसकी बातों में एक अजीब सी खींच थी, जैसे हर शब्द मेरे होश को और गहरा कैद कर रहा हो। पल भर को ऐसा लगा मानो यह मुस्कान और यह आवाज मेरी आत्मा तक उतर गई हो। अर्जुन, क्या तुम जानते हो, मैंने अपनी हर धड़कन में सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। सालों से मेरी आंखें उसी पल को ढूंढ रही थीं जब तुम मेरे सामने आओगे। आज तुम यहाँ हो और अब मेरा सपना सच हो गया है। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। अब हम दोनों साथ रहेंगे, हर जन्म, हर पल, सिर्फ तुम और मैं। फिर वह रास्ते से नीचे चली गई और मैं मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे जा रहा था, हर कदम पर यह सोचकर कि वह इंसान है या कोई दैवीय रूप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है। कुछ भी कहने का दम नहीं रह गया था। बारिश की बूंदें हमारे कदमों की धीमी धीमी ताल पर गिर रही थीं। हवा में फूलों सी खुशबू अब और भी घनी हो चली थी और हर जोर से सुनाई पड़ने वाली सांस जैसे मेरे अंदर की कोई रेखा पाट रही हो। अचानक अंधेरे की सन्नाटेदार चादर को चीरते हुए किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। जैसे ही मैंने वह चीख सुनी, मैंने देखा कि रेलवे लाइन पर बहुत दूर एक लोगों का एक समूह अपने हाथों में मसाल लेकर दौड़ रहा था। उनकी छवियां बिजली की चमक में उभर डुबी सी थी। जैसे ही उनकी आवाजें मेरे कानों तक पहुंची, मैंने भागना शुरू कर दिया, पर अपने पैरों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जैसे वे जमीन को छू ही नहीं रहे हों। फिर भी भीतर किसी कोने में एक अजीब सी हिम्मत जग रही थी और फिर अचंभित कर देने वाली शांति ने मेरा दिल घेर लिया। उसके होंठों से फिर वही एक शब्द निकला, प्यार। और वह शब्द मेरे भीतर ऐसे समा गया जैसे सूखी जमीन पर पहला जल प्रवाह। उस एक शब्द ने जैसे मेरे सारे भय को पोंछ दिया। मैं मंत्रमुग्ध सा हो गया और मानो कोई नरम धागा मेरी आत्मा को खींचने लगा। तभी मैंने देखा सामने से एक एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रही थी। सपना का भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने फिर से जीवंत हो उठा, पर अब डर उतना तीखा नहीं रहा। अब मेरी एक ही चाहत थी, उससे मिलने की, और मैं खुद को उस मायावी की मायाजाल में फंसा हुआ पा रहा था। बस थोड़ी ही देर में ट्रेन मेरे पूरे शरीर के टुकड़े कर देगी, पर मुझे किसी तरह का अब डर नहीं था। मानो केवल मरना ही मेरे लिए मुक्ति होगी। मैं अब और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी तमन्ना बस यही थी कि मैं उसी के साथ रह जाऊं। मेरी मुक्ति उसी महिला के प्रेम में ही थी। ट्रेन अब काफी करीब आ चुकी थी। रेलवे लाइन का कंपन मेरे पूरे बदन से गुजर रहा था। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और उसने मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक तेज सीटी और रोशनी की चमक मेरे चेहरे पर पड़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बस कुछ सेकंड बाद अचानक दो मजबूत हाथों ने मुझे झटके से रेलवे ट्रैक से दूर धकेल दिया और मैं स्टेशन के किनारे गिर पड़ा। जमीन की ठंडक सीधे सीने पर लगी और सांसें अनियमित हो गईं। फिर भी कहीं अंदर एक अजीब सी राहत ने मुझे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे इस दुनिया में वापस भेज दिया हो। मैं वहीं जमीन पर गिरा पड़ा। जब उठकर देखा तो मेरे सामने मोहन खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसने भी कोई भयावह मंजर देख लिया हो। आज सुबह से ही मोहन बहुत घबराया हुआ सा था, लेकिन वह इस वीरान रेलवे स्टेशन पर अकेले क्या कर रहा है? सवाल पूरा होने से पहले ही उसने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और झटके से मुझे ऊपर खींच खड़ा किया। हम दोनों पास ही शिवली पेड़ के नीचे रखी पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गए। हवा में अब भी नमी और बारिश की गंध तैर रही थी। लेकिन मोहन, तुम यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? कोई उत्तर न देने पर मैं चुपचाप बगल की ओर देखने लगा और तभी मेरी नजर रेलवे लाइन के किनारे पड़ी, जहां मैंने अपने ही जीवनदाता
रेलवे लाइन के किनारे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह एक जवान आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। उसने मेरी ओर मुड़कर बोला, मैं जा रहा हूं दोस्त। अगर मीरा फिर से बुलाए तो उसे बोलना कि उसका अर्जुन उस पार उसका इंतजार कर रहा है। मैं स्थिर खड़ा रहा। आसमान से घनघोर वर्षा हो रही थी और धीरे धीरे मोहन का शरीर गायब होता जा रहा था। दूर कहीं लालन फकीर के मशहूर गाने गाए जा रहे थे।